हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार है। आज की वीडियो का मोटिव होने वाला है हमारा दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम इस लॉ के सब्जेक्ट का जो ये पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम आज क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 6 यूनिट कवर करने वाले हैं। इस 6 यूनिट को सिर्फ 1 घंटे के अंदर कवर कर दूंगा मैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, पॉइंट को लिखूंगा और डिस्कस करूंगा। आगे हम इसके अंदर कोई रिटर्न वर्क नहीं करने वाले। अगर आपको रिटर्न वर्क की वीडियो देखनी है तो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज का जो मोटिव है हम उसको स्टार्ट करते हैं और पूरा फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमारा यूनिट नंबर, सबसे पहला यूनिट नंबर आता है हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या करना है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोल रखा है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमें बनाने के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऑफर चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस, प्लस में कंसाइडरेशन, प्लस में एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलके बना है, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस प्लस में कंसाइडरेशन प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलके बना है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या देखने वाले हम, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है सबसे पहला हमारा आता है एग्रीमेंट। क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इन तीनों को जोड़ के हमारा एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट के बिना हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा एलिमेंट आता है एग्रीमेंट। फिर हमारे पास 2 पार्टी होनी जरूरी है, जो एक ऑफर दे और एक उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। थर्ड यहां पे हमारा आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पे हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। और यहां पे हमारा 4th पॉइंट आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी के अंदर भी हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। वो कौन कौन से हैं, यहां पे हमारा है पहला तो साउंड माइंड। जो पर्सन होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा मेजर होना चाहिए। और तीसरा क्वालिफाइड बाय लो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 4th था। उसके बाद हमारा 5th आता है। 5th पॉइंट हमारा क्या आता है, सर्टेनिटी। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर हमें सब कुछ डेफिनाइट मतलब सर्टेन होना चाहिए कि कितनी बोतलें वगैरह जा रही है एग्जाम्पल के रूप में। तो हमें सर्टेन होना चाहिए।
और 6 पॉइंट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब जो भी पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए, उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। 7वां पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो हमारे लिए क्या हो, पॉसिबल हो, जो हम कर सकें। अब जैसे कि आपने धड़कन पिक्चर में देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मैं चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना जरूरी है। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट आता है यहाँ पे लॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। और फिर 9th पॉइंट आता है हमारा अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। और 10th में आता है हमारा नॉट एक्सप्रेसली टू बी वाइड। ये 10 जो कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब हम इसको दोहराएंगे फिर दोबारा। सबसे पहला हमारा क्या आता है, एग्रीमेंट, टू पार्टी, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं अपने उस पे। तो 10 के 10 कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूं। एग्रीमेंट, टू पार्टीज, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, other legal formalities, not expressly to be void, और intention to create legal relationship। और हमारा लास्ट रह गया कौन सा, लॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। ये 10 के 10 हमारे क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आप इस सबको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले वैलिडिटी या तो एनफोर्सिबिलिटी। दूसरा हमारा होता है यहां पे क्रिएशन या तो फॉर्मेशन। और तीसरा यहां पे होता है हमारे पास परफॉर्मेंस या तो एग्जीक्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी, सेकंड क्रिएशन या फॉर्मेशन, थर्ड परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन। अब इसके भी हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, तो आप वो देखते हैं। जो हमारा वैलिडिटी के अंदर होता है वो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है हमारे पास वैलिड। अब कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? अभी हमने 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बी हमारा यहाँ पे आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स का एक भी मिस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण भी हो जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है अब हमारा इसके अंदर जो कि है हमारा सी, वो है वॉइडेबल। वॉइडेबल में 2 पार्टी होती है, एक एग्राइव्ड पार्टी और एक गिल्टी पार्टी। गिल्टी पार्टी मतलब जिसने किसी के साथ गलत किया, और एग्राइव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ। और डी हमारा आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट।
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ ने मना कर रखे हैं करने के लिए, उसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पे एक आता है वॉइड एब इनिशो। वॉइड एब इनिशो, वॉइड एब इनिशो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वॉइड एब इनिशो में यहाँ पे इनिशो का मतलब होता है इनिशियल। क्या होता है? इनिशियल। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही, इनिशियल से मतलब बिगिनिंग से ही क्या हो, वॉइड हो, वो उन कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशो। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है हमारा अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कुछ भी हल्की सी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पॉइंट, जो कि क्रिएशन या फॉर्मेशन है। इसके अंदर भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी जो भी दो पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को कर रही होती है उसको एक्सप्रेस करके, या तो लिखकर एक्सप्रेस कर रहे हो या तो बोलकर एक्सप्रेस कर रहे हो, उन कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बी यहां पे आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम क्या कर सकते हैं, किसी और पार्टी को देख कंडक्ट करके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुली का। अब कुली है, अब ऐसा नहीं है कि वो कुली है मेरे को पता नहीं है वो कुली है, ठीक है, और हमने सीधा उसको बैग दे दिया, तो वो हमने कंडक्ट, उसके कंडक्ट से ही हमें पता चल गया कि वो कुली है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पे सी पॉइंट आता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि दोनों पार्टीज करने के लिए एग्री तो नहीं होते, लेकिन लॉ इन पे क्या दबाव डालता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और डी यहां पे आता है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स मतलब वाईफाई हो गया, नेट हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके थ्रू अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन। परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन के अंदर अब हमारे 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूनिलैटरल और दूसरा बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब इसके अंदर एक पर्सन ने अपनी ऑब्लिगेशन तो पूरी कर दी, लेकिन दूसरे पर्सन को क्या करनी है, ऑब्लिगेशन अपनी पूरी करनी होगी, ठीक है। एक ने कर दी, एक ने नहीं की। बायलैटरल में होता है, बायलैटरल मतलब 2 पर्सन होते हैं, या तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड के अंदर क्या होता है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी होती है, और एग्जीक्यूटरी में दोनों को ही अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, इन दी फ्यूचर में पूरी करेंगे, तो वो हमारा एग्जीक्यूटरी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि दोनों ही कर चुके हैं। यूनिलैटरल में एक ने कर दी और एक को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑफर।
इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्हेन वन पर्सन signifies his assent when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent to the other party की एसेंट को ऑब्टेन करने के लिए वो सिग्निफाइज करता है अपनी विलिंगनेस को, सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। मेक एन ऑफर अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाइज करके दूसरे पर्सन की एसेंट लेने के लिए अगर कोई भी वो करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफर। अब इसके अंदर देखेंगे हमारे पास इसके अंदर दो टाइप की बात आ जाती है। कैसी? ऑफर के अंदर हम देखेंगे एक तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे और दूसरा टाइप्स ऑफ ऑफर देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पे। यहां पे अब हम देखेंगे essential elements of a valid offer। वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? तो सबसे पहला हमारे पास यहां पे भी आता है क्या, दो पार्टीज होनी जरूरी है। दूसरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ए ने बी को कम्युनिकेट ही नहीं किया अपना ऑफर, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो वैलिड ऑफर के लिए हमें कम्युनिकेशन क्या होती है, नेसेसरी होती है। और थर्ड पॉइंट हमारा यहां पे आता है ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtain the assent। ऑफर हमें इसलिए मेड करना चाहिए कि वहां से हमारे पास क्या है, एसेंट आए। दूसरे पर्सन से क्या है, हमारे पास एसेंट आए। ये सोच के हमें ऑफर को भेजना चाहिए या देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ऑफर should not contain any term, offer should not contain any term the non-compliance which would amounts of non acceptance।
ऑफर देते समय कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि क्या वो नॉन एक्सेप्टेंस माना जाए। जैसे कि अब ए ने बी को ऑफर दिया कि अगर तुम इतनी डेट तक मेरे को नहीं कुछ भी नहीं बोलते तो मैं ये मान लूंगा कि तुमने अपनी एसेंट दे दी है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कि किसी को बाउंड कर रहे हैं, अगर नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी एसेंट आ चुकी है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ऑफर में भी कंडीशनल, अपने कंडीशनल पे ऑफर दे सकता है वो, ऑफर में भी कंडीशनल होनी चाहिए। सिक्स्थ यहां पे आता है ऑफर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पे हमारा 7th पॉइंट आता है ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, मतलब जो हम ऑफर दे रहे हैं किसी को भी वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दे सकते हैं या तो जनरल भी दे सकते हैं। यहाँ पे 8 हमारा आता है ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर हम लिखकर भी दे सकते हैं और बोल के भी दे सकते हैं और किसी और पार्टी के कंडक्ट से भी वो ऑफर हम दे सकते हैं। यहां पे 9th पॉइंट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंड इनविटेशन टू ऑफर, मतलब जो ऑफर है वो इनविटेशन टू ऑफर से क्या है, अलग है। कैसे अलग है? ये ऑफर जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है और ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ये क्यों करा जाता है? क्योंकि किसी और पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, जैसे कि आप शॉपकीपर होते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं कि आके हमें ऑफर दो और हम एक्सेप्टेंस दें। तो ये हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ये जो कि हमारे 9 पॉइंट है ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के अंदर कवर होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑफर। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑफर। इसके अंदर सबसे पहला स्पेसिफिक, दूसरा जनरल, तीसरा काउंटर, चौथा क्रॉस और फिफ्थ स्टैंडिंग, या तो ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर। अभी मैंने आपको स्पेसिफिक के बारे में बताया कि ऑफर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हैं। अब मेरे को ऑफर देना है रतन टाटा को, तो मैं क्या करूंगा कि स्पेसिफिक ऑफर दे रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर देना वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। जनरल ऑफर वो होता है जो कि हमने किसी पर्टिकुलर एट अ लार्ज नंबर पे पब्लिक को ऑफर दिया, उसको जनरल ऑफर कहते हैं। काउंटर ऑफर वो होता है, काउंटर ऑफर वो ऑफर होता है जैसे कि अब मैंने ऑफर दिया किसी को कि मेरी ये बाइक, ए ने बी को क्या दिया, ऑफर दिया
कि ये बाइक खरीद लो 20K में, लेकिन बी ने क्या बोला कि मैं ये बाइक खरीद तो लूंगा लेकिन 15K में। मतलब जो काउंटर ऑफर, मतलब ए ने जो ऑफर दिया उसके ऊपर ऑफर देना, वो हमारा होता है काउंटर ऑफर। अब ए ने यहाँ पे अपनी कंडीशन चेंज, बी ने अपनी कंडीशन चेंज कर दी ए की कंडीशन को, उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब हमारा यहाँ पे आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ए है और बी है। ए को अपनी बाइक बी को बेचनी है और बी को उसकी बाइक को खरीदना है, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं है कि ये बेचना चाहता है और ये खरीदना चाहता है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, ऐसे ऑफर को बोलते हैं हम क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग या ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर वो ऑफर होते हैं, जैसे कि अगर हमने एक बार न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया कि न्यूज़पेपर देके जाना, तो वो डेली न्यूज़पेपर देके जाएगा। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर वो देके जाएगा, जब तक हम उसको बोलते नहीं है कि नहीं अब कल से आप न्यूज़पेपर नहीं देना, तो वो न्यूज़पेपर नहीं देगा। तो वैसे जो ऑफर होते हैं हम उनको बोलते हैं स्टैंडिंग एंड ओपनिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या आता है, एक्सेप्टेंस का। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, or proposal when accepted becomes promise। किसी भी जो प्रपोजल मेड किया गया है किसी को भी, अगर वो अपनी एसेंट दे देता है तो वैसे प्रपोजल को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। अब इसके हम एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। Essential elements of a valid acceptance। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो है टू पार्टीज। बिना दो पार्टी के हम एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते। दूसरा, कम्युनिकेट करना जरूरी है। तीसरा, अगर हम मेयर साइलेंस, अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हमने एक्सेप्टेंस दे दी। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहां पे फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन by the person to whom the proposal is made। जिनको प्रपोजल मेड हुआ है वही उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। फिफ्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी definite
पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा acceptance must be in prescribed mode and time। ऑफरर ने अगर ये बोल रखा हो कि मेरे को टेलीग्राम ही करना, तो उस ऑफरी को टेलीग्राम के थ्रू ही उस मोड में भी क्या करना होगा, अपनी एक्सेप्टेंस को जाहिर करना होगा, मतलब देना होगा। और अगर उसने कहा होगा कि इस दिन करना इस टाइम पे, तो उस टाइम पे ही ऑफरी को अपनी एक्सेप्टेंस को देना होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा आता है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेप्टेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 7 पॉइंट हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसके अंदर हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखने वाले हैं, जो कि हम एग्जांपल से देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करता हूँ। ये ए है और ये बी है, इसको हम बोलेंगे ऑफरर और इसको बोलेंगे हम ऑफरी। इसने एक अपना ऑफर इसको भेजा, मान लेते हैं 2 तारीख को भेजा, 2/11/21 को, और इसके पास पहुंचा 4/11/21 को। इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी 6/11/21 को, और ये इसके पास आई 8/11/21 को। इसने एक पिजन के थ्रू, अपनी कबूतर के थ्रू एक इसने ऑफर सेंड किया था। तो अब देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट मानी जाएगी, कब कंप्लीट मानी जाएगी, 4 तारीख को कंप्लीट मानी जाएगी, जब बी के नॉलेज में क्या आ जाए, उस ऑफर को अगर बी पढ़ लेता है या तो उसके नॉलेज में आ जाता है, तो उस ऑफर को हम कंप्लीट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट होता है, अब वो देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is completed as on 4/11/21 को कंप्लीट हो जाता है, जब when it comes to the knowledge of ऑफरी, जब ऑफरी के नॉलेज में वो आ जाता है, तो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को कंप्लीटेड मानते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है, ये समझ लिया। अब देखना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज completed as against ऑफर। अब देखो, जब ये 6 तारीख को लेटर भेजेगा बी, 6 तारीख को, तो किसके प्रति, ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, 6 को ही हो जाएगी। ठीक है, एज ऑन
6 तारीख को क्या हो जाएगी, वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इज एज अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है, 6 तारीख को, व्हेन ऑफरी सेंट हिज ऑन मैसेज। जब वो अपना मैसेज सेंड करता है तो क्या हो जाएगा, ऑफरर के प्रति कंप्लीटेड हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is completed as against ऑफरी। ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, कोई बता सकता है? एज ऑन 8/11/21, 8 तारीख को कंप्लीट होगा जब उसका मैसेज कौन पढ़ लेगा, ऑफरर पढ़ लेगा। तब उसके अगेंस्ट, ऑफरी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड हो जाएगा। एज ऑन 8 को, व्हेन इट comes to the knowledge of ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है, तब कंप्लीट माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 1 पॉइंट और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के 2 पॉइंट होते हैं, एक ऑफरी के अगेंस्ट और एक ऑफरर के अगेंस्ट। ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, 8 तारीख को, जब ए के नॉलेज में आ जाएगा। और ऑफरर के उस पे कब कंप्लीट होगा, 6 तारीख को, जब ऑफरी अपना मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, इसने इसको ऑफर दिया था 2 को, और इसके पास पहुंचा था कितने बजे, 4/11/21 को। फिर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी 6/11/21 को, और इसके पास पहुंचा था 8/11/21 को। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें क्या देखना है, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, वैसे ही अब हमारा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। तो हम ऑफर कब तक तोड़ सकते हैं या एक्सेप्टेंस तोड़ सकते हैं। तो ऑफर कब तक तोड़ सकते हैं और एक्सेप्टेंस कब तक तोड़ सकते हैं, तो अब हमें वो देखना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऑफर कैन बी रिवॉक्ड ऑफर कैन बी रिवॉक्ड बिफोर, पहला पॉइंट, किससे पहले तोड़ सकता है, 4 तारीख से पहले नहीं, 6 तारीख से पहले तोड़ सकता है। क्यों, वो मैं समझाता हूं। 6 तारीख से पहले तोड़ सकता है, ऑफरी के सेंड हिज ऑन मैसेज से पहले तोड़ सकता है,
ठीक है, पहला क्या है, 6 तारीख से पहले तोड़ सकता है। बी जब 6 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा होता है उससे पहले तोड़ सकता है, मतलब ऑफरी के जो मैसेज भेजने से पहले वो क्या कर दे, उसको एक चिट्ठी लिख के भेज दे बी तक, जो पहुंच जाए कि मैं अपने ऑफर को क्या करता हूँ, रिवोक करता हूँ। अगर इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें 6 तारीख से पहले ही क्या करना होता है, ऑफर को रिवोक करने के लिए 6 तारीख से पहले कर सकते हैं। और फ्री के सेंड हिज ओन मैसेज, अपने मैसेज सेंड होने से पहले कर सकते हैं। और थर्ड जो कि है कम्युनिकेशन ऑफ acceptance is completed as against offerer। ऑफरर के अगेंस्ट कब हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड कर देते थे, 6 तारीख को ना, तो 6 तारीख से पहले तोड़ सकते हैं हम, ऑफर के इस मैसेज भेजने से पहले तोड़ सकते हैं हम। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता था उससे पहले तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, ऑफर को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है उसको कब तोड़ सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर, कब तोड़ सकते हैं, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट आते हैं हमारे। पहला, 8 तारीख से पहले हम एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 8, 11, 21 को। दूसरा, इसकी नॉलेज में आने से पहले हम एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिवोक्ड कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले हम अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिवोक्ड कर सकते हैं। मान लो बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी अपनी, ए के पास 8 तारीख को पहुंचना था, लेकिन 7 तारीख को ही बी ने टेलीग्राम के थ्रू क्या कर दिया, अपना एक मैसेज ए तक पहुंचा दिया कि वो उस ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, तो हमारा ये रिवोक्ड हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ acceptance is completed as against ऑफरिंग। ऑफरिंग के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता था हमारा, 8 को ही होता था, जब ए के नॉलेज में आता था उस एक्सेप्टेंस को। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरिंग। ये हमारा है पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। हम एक्सेप्टेंस कब रिवोक करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरिंग। ऑफरिंग के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट होती है उससे पहले हम अपने एक्सेप्टेंस को क्या करवा सकते हैं, रिवोक्ड करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगा, आप मेरे को बस कमेंट करें। ये हमारा आज का टॉपिक हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है मोड्स ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं वो देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए उससे पहले।
मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक है, जो कि आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को मैंने 6 यूनिट यानी 6 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जाके देख सकते हैं। मैं उस चैनल पे सीए से रिलेटेड सारी अपडेट्स और लेक्चर्स भी डालता रहता हूं। तो आज का हम टॉपिक लास्ट जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्या, लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफरर ने हमें टाइम बता रखा था कि इन टाइम तक कर सकते हैं, हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, अगर वो एक्सेप्टेंस लैप्स ऑफ टाइम मतलब उस टाइम को नहीं देकर हम क्या करते हैं, लैप्स ऑफ टाइम पे ही देते हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ऑफर रिवोक हो जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, काउंटर ऑफर। अगर हम काउंटर ऑफर दे देते हैं तब भी हमारा रिवोक्ड हो जाता है। काउंटर ऑफर मैंने आपको बताया था, ऑफर पे ऑफर, अगर ए ने ऑफर दिया जो कंडीशन उसने बताई, लेकिन बी ने उस कंडीशन को क्या कर दी, चेंज कर दी, तो वो हमारा काउंटर ऑफर होता था। अगर हम काउंटर ऑफर भी देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है इंसॉल्वेंट। अगर कोई भी एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वो तब भी हमारा क्या हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे डेथ और इंसैनिटी। अगर वो मर जाए या पागल हो जाए तो उस टाइम पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड हो जाता है। यहाँ पे अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है acceptance cannot be prescribed in mode and टाइम। जिस मोड में और जिस टाइम पे ऑफरर ने बोली थी, हमने अगर उस टाइम पे नहीं दी तब भी हमारा क्या हो जाता है, रिवोकेशन हो जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इलीगलिटी। अगर वो इलीगल है तब भी हमारा क्या हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है। ये हमारा मोड्स ऑफ रिवोकेशन के 6 पॉइंट है। ठीक है, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आज हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया यूनिट। तो अगली यूनिट हम करेंगे यूनिट 2 सेकंड कंट्राइड्रेशन, जो कि बहुत मजेदार और सारे पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट डाउन कर ले।